वेलकम टू फ्यूचर विद एसएससी क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं डेली 12 बजे आपके लिए एसएससी जीडी की क्लास लाती रहती हूँ, और अगर आप लोग एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो सीजीएल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। 1824 में जेम्स प्रिंसेप ने भारत के किस शहर में जनगणना की थी? इन विच सिटी ऑफ इंडिया डिड जेम्स प्रिंसेप कंडक्ट अ सेंसस इन 1824? ए. बॉम्बे, बी. बनारस, सी. इलाहाबाद, डी. कलकत्ता। इसका सही जवाब है इलाहाबाद। जेम्स प्रिंसेप ने साल 1824 में इलाहाबाद में जनगणना करवाई थी। इसके अलावा साल 1827-28 में उन्होंने बनारस में भी जनगणना करवाई थी। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी थे। उन्होंने साल 1838 में सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उपन्यास द माउंटेन ऑफ लाइट किसके द्वारा लिखा गया है? हु हैज़ रिटन द नॉवल द माउंटेन ऑफ लाइट? ए. अनुकृति उपाध्याय, बी. मीना कंडासामी, सी. इंदु सुंदरेशन, डी. जरीन खान। इसका सही जवाब है इंदु सुंदरेशन। इंदु सुंदरेशन के बारे में और कुछ बातें। उपन्यास द माउंटेन ऑफ लाइट को इंदु सुंदरेशन ने लिखा है। इंदु सुंदरेशन ने 20वीं पत्नी, गुलाब का पर्व और शैडो प्रिंसेस जैसी किताबें भी लिखी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार है। द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट? ए. क्रिसमस, बी. ईस्टर, सी. गुड फ्राइडे, डी. पाम संडे। इसका सही जवाब है क्रिसमस। क्रिसमस के बारे में और कुछ बातें। क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है और ईसा मसीह के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। क्रिसमस, जिसे ईसा मसीह का पर्व भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। को भारत के फ्लाइंग सिख के रूप में जाना जाता है। इज नोन एज द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया? ए. अरिजीत सिंह, बी. मिल्खा सिंह, सी. नवजोत सिंह, डी. खुशवंत सिंह। इसका सही जवाब है मिल्खा सिंह। फ्लाइंग सिख के बारे में और कुछ बातें। भारतीय ट्रैक और फील्ड धावक मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। उन्हें यह उपनाम पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने दिया था। साल 1960 में पाकिस्तान में आयोजित एक दौड़ में मिल्खा सिंह ने अब्दुल खालिक को हराया था, जिसके बाद उन्हें यह उपनाम मिला था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गोविंदजी नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गोविंदजी नृत्यालय इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ए. असम, बी. मणिपुर, सी. नागालैंड, डी. त्रिपुरा। इसका सही जवाब है मणिपुर। गोविंदजी नर्तनालय के बारे में और कुछ बातें। गोविंदजी नर्तनालय मणिपुर के इम्फाल में स्थित है। इसे बिपिन सिंह ने बनाया था। बिपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है। उन्होंने कई नृत्य नाटक और एकल नृत्यों को कोरियोग्राफ किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आम्रवर्षा किन दो राज्यों से जुड़ी है? मैंगो शावर्स आर एसोसिएटेड विद विच टू स्टेट्स? ए. केरल और कर्नाटक, बी. उत्तर प्रदेश और बिहार, सी. केरल और आंध्र प्रदेश, डी. आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इसका सही जवाब है केरल और कर्नाटक। आम्रवर्षा के बारे में और कुछ बातें। आम्रवर्षा केरल और कर्नाटक राज्यों से जुड़ी है। आम्रवर्षा मानसून से पहले की बारिश होती है। यह गर्मी के मौसम के अंत में होती है। इसे अप्रैल की बारिश या ग्रीष्मकालीन वर्षा भी कहा जाता है। आम्रवर्षा आमों को जल्दी पकने में मदद करती है। यह बारिश गर्म पवन और आर्द्र समुद्री पवनों के मिलने से होती है। आम्रवर्षा दक्षिण भारत के आम की खेती करने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आम्रवर्षा को केरल में मैंगो शावर के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल में इसे काल बैसाखी और असम में बारदोली छिरहा के नाम से जाना जाता है। केरल में इसे चेरी ब्लॉसम शॉवर या कॉफी शॉवर भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जाइमेक्स 23 अभ्यास कहाँ हुआ था? Where did the Gymex 23 exercise take place? A. मुंबई, B. कोलकाता, C. चेन्नई, D. विशाखापत्तनम। इसका सही जवाब है विशाखापत्तनम। जाइमेक्स 23 के बारे में और कुछ बातें। जापान भारत समुद्री अभ्यास जाइमेक्स 23 का आयोजन जुलाई 2023 में विशाखापत्तनम में किया गया था। यह अभ्यास 5 से 10 जुलाई तक चला था। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स JMSDF की नौसेनाओं ने भाग लिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वाई आई एम एन एथिस्ट किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा है?
Why I Am an Atheist is the autobiography of which Indian freedom fighter? A. Bhagat Singh. B. Lala Lajpat Rai. C. Sarojini Naidu. D. Subhash Chandra Bose. इसका सही जवाब है भगत सिंह। Why I Am an Atheist के बारे में और कुछ बातें। Why I Am an Atheist निबंध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की आत्मकथा है। यह निबंध साल 1930 में लाहौर सेंट्रल जेल में लिखा गया था। यह निबंध भगत सिंह ने अपने धार्मिक मित्रों को जवाब में लिखा था। भगत सिंह के कुछ मित्रों का मानना था कि दिल्ली बमबारी और लाहौर षड्यंत्र की वजह से भगत सिंह को प्रसिद्धि मिली और इसी वजह से उनका भगवान में विश्वास कमज़ोर हो गया। भगत सिंह ने नास्तिकता और बुद्धिवाद को साहसपूर्वक अपनाया था। भगत सिंह ने मानवता, समानता और सामाजिक न्याय जैसे सिद्धांतों के लिए अपना जीवन बलिदान दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक था? Who among the following was one of the Navratnas of Akbar? A. Purandar Das. B. Tansen. C. Swami Haridas. D. Amir Khusro. इसका सही जवाब है तानसेन। अकबर के नवरत्नों के बारे में और कुछ बातें। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तानसेन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक उल्लेखनीय व्यक्ति थे। वे एक असाधारण गायक थे और उन्हें रुद्रवीणा या रबाब बजाने में विशेषज्ञता के लिए भी जाना जाता है। अकबर के दरबार के नवरत्न ये रहे: राजा बीरबल, मियां तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो पियाजा, फ़कीर अजियाउद्दीन और अब्दुल रहीम खान ए खाना। ये सभी दरबारी विभिन्न क्षेत्रों में निपुण थे और सम्राट अकबर उनका बहुत सम्मान करते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कहाँ विशाल स्नानागार पाया गया था? Where among the following was the great bath found? A. रोपड़. B. आलमगीरपुर. C. राखीगढ़ी. D. मोहनजोदड़ो. इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार के बारे में और कुछ बातें। विशाल स्नानागार पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो में पाया गया था। यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। यह प्राचीन दुनिया का सबसे पुराना सार्वजनिक जल टैंक है। इसे द ग्रेट बाथ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खुदाई 1926 में पुरातात्विक खुदाई के दौरान हुई थी। यह तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में बना था। इसे पकी हुई ईंटों से बनाया गया था। यह 83 वर्ग मीटर में फैला था। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। इसे जलरोधी बनाने के लिए वेजिटेबल स्टार्च या प्राकृतिक टार का इस्तेमाल किया गया था। इसके किनारों और फर्श पर बिटुमेन की एक पतली परत बिछाई गई थी। इसके पूर्वी किनारे पर कमरों की एक श्रृंखला थी। एक कमरे में एक कुआं था जो टैंक को भरने के लिए पानी की आपूर्ति करता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? When was air transport nationalized in India? A. 1950. B. 1952. C. 1953. D. 1951. इसका सही जवाब है 1953। भारत में हवाई परिवहन के बारे में और कुछ बातें। भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण साल 1953 में किया गया था। इसके लिए सरकार ने वायु निगम अधिनियम 1953 पारित किया था। इस अधिनियम के तहत देश की सभी एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके बाद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं के लिए 2 नए निगम बनाए गए थे। घरेलू सेवा के लिए इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय सेवा के लिए एयर इंडिया इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। इस अधिनियम के जरिए केंद्र सरकार को मौजूदा एयरलाइनों की संपत्तियां, अधिकार, गुण और देनदारियां हासिल करने का अधिकार मिला था। इन कंपनियों को एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड नाम के नए निगम को सौंपा गया था। साल 1962 में एयर इंडिया इंटरनेशनल कॉरपोरेशन का नाम संक्षिप्त रूप से एयर इंडिया कर दिया गया था। इस कदम का मकसद विमानन क्षेत्र के बेहतर प्रबंधन, सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित करना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिए गए विकल्पों में से आंतरिक ग्रह की पहचान करें। आइडेंटिफाई द इनर प्लैनेट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ए. शनि. बी. बृहस्पति. सी. बुध. डी. वरुण. इसका सही जवाब है बुध। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह हैं। इन्हें स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। आंतरिक ग्रहों के बारे में कुछ खास बातें। ये ग्रह सूर्य के करीब होते हैं और क्षुद्र ग्रह बेल्ट के अंदर स्थित होते हैं। ये छोटे और चट्टानी होते हैं। इनमें अपेक्षाकृत ज्यादा घनत्व होता है। इन ग्रहों में बहुत कम चंद्रमा होते हैं या फिर कोई चंद्रमा नहीं होता। इन ग्रहों में बाहरी ग्रहों की तरह छल्ले नहीं होते।
ये ग्रह सूर्य और अन्य तारों के समान पदार्थ से बने हुए हैं। ये ग्रह जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि ये बहुत गर्म या बहुत ठंडे होते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को बाहरी ग्रह कहा जाता है। ये ग्रह आंतरिक ग्रहों की तुलना में आकार में बड़े होते हैं। इनके चारों ओर एक वलय प्रणाली होती है और इनमें बहुत सारे चंद्रमा होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक कौन थे? हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक द गोल्डन थ्रेशोल्ड? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. सरोजिनी नायडू, सी. जे. रे भुट्टो, डी. जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के बारे में और कुछ बातें। द गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई कविताओं का एक संकलन है। यह पाठ 1905 में प्रकाशित हुआ था जब नायडू केवल 26 वर्ष की थीं। द गोल्डन थ्रेशोल्ड में कविताओं का चयन उनके अपने जीवन से प्रेरित था और अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुराद अली एक प्रसिद्ध वादक है। मुराद अली इज़ अ फेमस प्लेयर। ए. तबला, बी. बांसुरी, सी. गिटार, डी. सारंगी। इसका सही जवाब है सारंगी। मुराद अली के बारे में और कुछ बातें। मुराद अली एक प्रसिद्ध सारंगी वादक है। वे मुरादाबाद घराने के छठी पीढ़ी के सारंगी वादक है। मुराद अली के दादा उस्ताद सिद्दीकी अहमद खान और पिता उस्ताद गुलाम साबिर खान भी प्रसिद्ध सारंगी वादक थे। मुराद अली को युवाओं के अग्रणी सारंगी वादकों में से एक माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय युवा दिवस या युवा दिवस भारत में किस मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे और युवा दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे इन इंडिया? ए. 14 अप्रैल को, बी. 12 जनवरी को, सी. 26 नवंबर को, डी. 26 जनवरी को। इसका सही जवाब है 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन भारत के महान विचारक, दार्शनिक और सामाजिक सुधारक स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने साल 1984 में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में कुछ और खास बातें। इस दिन को विवेकानंद जयंती के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन देश के युवाओं का सम्मान करने और उन्हें स्वामी विवेकानंद के विचारों और दर्शन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का दिन है। इस दिन देश के सतत विकास लक्ष्यों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस दिन स्कूल और कॉलेज में थीम के साथ प्रतियोगिताएं रखी जाती है। इस दिन बच्चे स्वामी विवेकानंद के अनमोल विचारों के बारे में बताते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ खास बातें। उनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे वेदांत के एक प्रभावशाली और विख्यात आध्यात्मिक गुरु थे। 25 साल की उम्र में ही उन्होंने सांसारिक मोह माया त्याग दी थी और सन्यासी बन गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुरुडोंगमार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुरुडोंगमार लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ए. बिहार, बी. सिक्किम, सी. तमिलनाडु, डी. छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है सिक्किम। गुरुडोंगमार झील के बारे में और कुछ बातें। गुरुडोंगमार झील भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। यह झील महान हिमालय में सिक्किम के मंगन जिले में है। यह दुनिया और भारत की सबसे ऊंची झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई 17,800 फीट 5,430 मीटर है। गुरुडोंगमार झील के बारे में कुछ और खास बातें। यह झील बौद्ध, सिख और हिंदू धर्म के लोगों के लिए पवित्र है। इसका नाम गुरु पद्मसंभव के नाम पर रखा गया है। गुरु पद्मसंभव तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। यह झील 118 हेक्टेयर 290 एकड़ के क्षेत्रफल में फैली हुई है। इसकी परिधि की लंबाई 5.34 किलोमीटर 3.32 मील है। यह झील सोलाहमू से मिलकर तीस्ता नदी बनती है। नवंबर से मध्य मई तक सर्दियों के मौसम में यह झील पूरी तरह जमी रहती है। गुरुडोंगमार झील तक पहुंचने के लिए लाचेन से थांगू होते हुए सड़क मार्ग से जाया जा सकता है। इस झील के आसपास याक, नीली भेड़ और ऊंचाई वाले दूसरे वन्यजीव रहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? दशावतारा टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ए. गोदावरी, बी. नर्मदा, सी. यमुना, डी. बेतवा। इसका सही जवाब है बेतवा। दशावतार मंदिर के बारे में और कुछ बातें। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में बेतवा नदी के किनारे बना है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और 6ठी शताब्दी में बना था। इसे गुप्त काल में गुप्त शैली की वास्तुकला में बनाया गया था।
यह मंदिर उत्तर भारत के शुरुआती ज्ञात मंदिरों में से एक है। मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर गंगा और यमुना देवियों की नक्काशी की गई है। पट्टी पर वैष्णव पौराणिक कथाओं की नक्काशी भी की गई है। देवगढ़ में कई ऐतिहासिक स्मारक और किले भी हैं। यहाँ गुप्त, गुर्जर प्रतिहार, गोंड, मुगल, बुंदल और मराठों के वंश के कई ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं। यहाँ कई हिंदू और जैन मंदिर भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विनेश फोगाट विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी? विनेश फोगाट became the first Indian female wrestler to win how many medals in the World Championship? A. 6, B. 5, C. 2, D. 3। इसका सही जवाब है 2। विनेश फोगाट के बारे में और कुछ बातें। विनेश फोगाट वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। विनेश फोगाट से जुड़ी कुछ और खास बातें। विनेश फोगाट हर एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। विनेश फोगाट कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। विनेश फोगाट एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। विनेश फोगाट ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीती थी। विनेश फोगाट रियो और टोक्यो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी। विनेश फोगाट को भारत सरकार ने कुश्ती में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन हिंदी उपन्यास राग दरबारी के लेखक हैं? Who among the following is the author of the Hindi novel राग दरबारी? A. श्रीलाल शुक्ला, B. राहुल सांकृत्यायन, C. प्रेमचंद, D. काशीनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्रीलाल शुक्ला। हिंदी उपन्यास राग दरबारी के बारे में और कुछ बातें। हिंदी उपन्यास राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल है। यह उपन्यास साल 1968 में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को साल 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राग दरबारी एक व्यंग्यपूर्ण उपन्यास है। यह उपन्यास शिवपालगंज नाम के गांव के जरिए आज़ादी के बाद के भारत की शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था वगैरह पर सवाल उठाता है। इस उपन्यास में भारतीय शासन व्यवस्था और व्यक्ति में व्याप्त धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, वंशवाद वगैरह को उभारा गया है। श्रीलाल शुक्ल की कुछ और रचनाएं। सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, आदमी का जहर, सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत, अंगद का पाव, यहाँ से वहाँ, उमराव नगर में कुछ दिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नूरजहाँ का मूल नाम क्या था? What was the original name of नूरजहाँ? A. जाबुनिस्सा, B. फातिमा बेगम, C. मेहरुनिस्सा, D. जहारा। इसका सही जवाब है मेहरुनिस्सा। मेहरुनिस्सा के बारे में और कुछ बातें। मेहरुनिस्सा, जिन्हें नूरजहाँ के नाम से भी जाना जाता है, मुगल बादशाह जहांगीर की 20वीं और आखिरी पत्नी थी। उनका जन्म 31 मई 1577 को कंधार, अफगानिस्तान में हुआ था। उनके पिता का नाम मिर्ज़ा गियास बेग और मां का नाम असमत बेगम था। मेहरुनिस्सा अपने समय की एक प्रभावशाली और प्रेरणास्पद महिला थी। उन्होंने कला, साहित्य और शास्त्र में रुचि रखी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के न्याय के आदर्शों को किस देश से अपनाया गया था? The ideals of justice of the Indian Constitution were adopted from which country? A. जापान, B. USSR, C. US, D. UK। इसका सही जवाब है USSR। भारतीय संविधान के न्याय के आदर्शों के बारे में और कुछ बातें। भारतीय संविधान के न्याय के आदर्शों को सोवियत संघ USSR के संविधान से लिया गया था। इन आदर्शों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल है। इनका मकसद एक निष्पक्ष और न्याय संगत समाज बनाना है। भारतीय संविधान में न्याय की अवधारणा प्रस्तावना में है और संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। भारतीय संविधान से जुड़े कुछ और बातें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, को जापान के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली से अपनाया गया है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? विद हाउ मेनी कंट्रीज डज इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर? ए 9, बी 7, सी 10, डी 19। इसका सही जवाब है 7 देशों के साथ। भारत की सीमा के बारे में और कुछ बातें। भारत की सीमा 7 देशों से लगती है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान। भारत की सीमाओं से जुड़ी कुछ बातें। भारत की सीमाएं स्थल और जल दोनों मार्गों से लगती हैं। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। चीन भारत के साथ सीमा साझा करने वाला सबसे बड़ा देश है। भूटान भारत के साथ सीमा साझा करने वाला सबसे छोटा देश है। अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। नेपाल, भूटान और म्यांमार की सीमाओं पर लोग आसानी से एक से दूसरे देश में जा सकते हैं। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की सीमाओं पर कड़ी चेकिंग की जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? हु रोट पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? ए विलियम डिग्बी, बी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, सी एम जी रानाडे, डी दादाभाई नौरोजी। इसका सही जवाब है दादाभाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश के बारे में और कुछ बातें। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब को दादाभाई नौरोजी ने लिखा था। यह किताब साल 1901 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब में दादाभाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव पर चर्चा की है। उन्होंने इस किताब में बताया है कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के तहत भारत से धन निकाला गया ताकि ब्रिटेन के उद्योगों को वित्त पोषित किया जा सके। इस सिद्धांत को धन की निकासी के नाम से जाना जाता है। दादाभाई नौरोजी ने तर्क दिया कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के लिए विनाशकारी और निरंकुश था। दादाभाई नौरोजी के बारे में कुछ और बातें। दादाभाई नौरोजी को लोकप्रिय रूप से भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। वे ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह पूर्वी घाट की शेषचलम पहाड़ी श्रृंखला में है। यह आंध्र प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। इसे 20 सितंबर 2010 को यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर (MAB) कार्यक्रम के तहत नामित किया गया था। शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कुछ और बातें। इस रिजर्व का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 7 चोटियां हैं। ये चोटियां हैं शेषाद्रि, नीलाद्रि, गरुड़ाद्रि, अंजनाद्रि, वृषभाद्रि, नारायणाद्रि और वेंकटाद्रि। इस रिजर्व में एसवी श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, एसवी अभयारण्य और चित्तूर पूर्व, तिरुपति, राजमपेट, प्रोद्दातुर और कडप्पा डिवीजनों के जंगल शामिल है। इस रिजर्व में लाल चंदन का बड़ा भंडार है। यह रिजर्व शुष्क वन, झाड़ियां और घास के मैदानों जैसी कई पारिस्थितिकी प्रणालियों का संयोजन है। इस रिजर्व में वनस्पतियों और जीवों की कई प्रजातियां हैं, जिनमें से कुछ इस क्षेत्र के लिए स्थानिक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। श्रीलंका की मुख्य फसल कौन सी है जिस पर यह देश आत्मनिर्भर है? What is the main crop of Sri Lanka on which the country is self-sufficient? A. चावल, B. गन्ना, C. कोको, D. रबर। इसका सही जवाब है चावल। श्रीलंका की मुख्य फसल के बारे में और कुछ बातें। श्रीलंका में चावल की खेती मुख्य रूप से की जाती है और इस पर यह देश आत्मनिर्भर है। श्रीलंका में चावल की खेती महा और याला मौसम के दौरान की जाती है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में कृषि का अहम स्थान है और यहाँ की कृषि ज़्यादातर व्यावसायिक है। श्रीलंका की कुछ और मुख्य फसलें ये रही: काली मिर्च, दालचीनी, कहवा, केला, अनानास, पान, सुपारी, गन्ना, कोक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? Which of the following dances of South India is called peacock dance? A. गर्दी, B. पड़ाइनी, C. माइलाटम, D. कुम्मी। इसका सही जवाब है माइलाटम। मोर नृत्य के बारे में और कुछ बातें। दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल में मोर नृत्य को माइलाटम कहते हैं। यह थाई पोंगल के फसल उत्सव के दौरान मोर के रूप में तैयार लड़कियों द्वारा किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? What is the ancient name of Vyas River? A. विपाशा, B. अस्किनी, C. वितस्त, D. पुरुस्नी। इसका सही जवाब है विपाशा।
व्यास नदी का प्राचीन नाम अर्जिकिया या विपाशा था। इस नदी के बारे में कुछ और बातें। व्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के रोहतांग पास के व्यासकुंड से होता है। यह नदी कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा से होकर बहती है। व्यास नदी को वेदों में अर्जिकुजा, संस्कृत में बिपाशा और प्राचीन यूनानी में हाइपैसिस के नाम से जाना जाता था। व्यास नदी के नाम पर ही पंजाब के ब्यास शहर का नाम रखा गया है। व्यास नदी रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग, ट्रेकिंग, साइकिलिंग और घुड़सवारी जैसी गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। किंवदंतियों के मुताबिक वेदव्यास इस नदी के नाम स्रोत है। कहा जाता है कि उन्होंने इसे इसके स्रोत झील व्यासकुंड से बनाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर करेंटली मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। इसका सही जवाब है 11। मौलिक कर्तव्यों के बारे में और कुछ बातें। वर्तमान में अनुच्छेद 51 ए के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है? मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ए अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी संयुक्त अरब अमीरात, डी बांग्लादेश। इसका सही जवाब है पाकिस्तान। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के बारे में और कुछ बातें। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान के मुल्तान शहर में स्थित है। यह पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान है। इस स्टेडियम का स्वामित्व पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है। यह स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दोनों प्रारूपों टेस्ट क्रिकेट और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की मेजबानी करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गिद्धा नृत्य मुख्य रूप से किससे संबंधित है? गिद्धा डांस इज मेनली रिलेटेड टू ए पंजाब, बी बिहार, सी गुजरात, डी पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब है पंजाब। गिद्धा नृत्य के बारे में और कुछ बातें। गिद्धा पंजाब और पाकिस्तान की महिलाओं का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से त्योहारों के समय और फसल की बुआई कटाई के दौरान किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चेंचू किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? चेंचूज आर द मेजर ट्राइब ऑफ विच स्टेट? ए मणिपुर, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी केरल। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। चेंचू जनजाति के बारे में और कुछ बातें। चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और ओडिशा राज्यों में पाई जाती है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और बढ़ती हुई जनजाति है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा कप फुटबॉल से संबंधित है? विच कप इज रिलेटेड टू फुटबॉल? ए रोवर्स कप, बी देवधर ट्रॉफी, सी विंबलडन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है रोवर्स कप। रोवर्स कप के बारे में और कुछ बातें। रोवर्स कप एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। इतिहास। रोवर्स कप भारत में एक वार्षिक फुटबॉल टूर्नामेंट था जो 1891 में शुरू हुआ था। इसे मनोरंजन के रूप में बॉम्बे में ब्रिटिश फुटबॉल प्रेमियों द्वारा शुरू किया गया था। टूर्नामेंट जीतने वाली पहली टीम वॉर्सेस्टरशायर रेजिमेंट की पहली बटालियन थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण के थे? गौतम बुद्धा बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स? ए लिच्छवी, बी मल्ला, सी मौर्य, डी शाक्य। इसका सही जवाब है शाक्य। गौतम बुद्ध शाक्य गण से संबंधित थे। शाक्य गण एक छोटा गणराज्य था जो वर्तमान नेपाल में हिमालय की तलहटी में स्थित था। गौतम बुद्ध के पिता शाक्य गण के प्रमुख थे। शाक्य गणराज्य वज्जी गणराज्य के 8 गणराज्यों में से एक था। गौतम बुद्ध से जुड़ी कुछ और बातें। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 2500 साल पहले, लगभग 563 ईसा पूर्व हुआ था। उनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। उनका जन्म नाम सिद्धार्थ था। उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ था। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। उन्होंने अपने पहले उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में दिए थे। उन्होंने लोगों को दयालु होने और दूसरों के जीवन का सम्मान करने की शिक्षा दी। उनका निधन कुशीनगर में एक साल के वृक्ष के नीचे 483 ईसा पूर्व में हुआ था। आज के लिए इतना ही।
मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप अपना तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।